क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी आमदनी को दोगुना करने और करियर में तेजी से आगे बढ़ने का राज ज्यादा घंटे काम करने में नहीं है, बल्कि अपने बॉस के ईमेल्स को नजरअंदाज करने में छिपा है। सुनने में तो ये किसी बहुत ही बुरी करियर एडवाइस की तरह लगता है। बिल्कुल, मतलब आज की इस जानकारी से भरी दुनिया में हमेशा कनेक्टेड रहना ही तो सफलता माना जाता है ना। हाँ, लेकिन शायद लगातार उपलब्ध रहना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। एग्जैक्टली। और यहीं पर आधुनिक काम का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हम सभी शानदार रिजल्ट्स चाहते हैं, बेहतरीन काम करना चाहते हैं। हाँ, प्रमोशन सबको चाहिए। सही कहा, लेकिन उस एकाग्रता को या उस फोकस को बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं है, जो असल में उन परिणामों को जन्म देती है। हमेशा ऑनलाइन रहने की इस होड़ में हमने गहराई से सोचने की अपनी क्षमता को ही दांव पर लगा दिया है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज हम कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क के स्रोतों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर डीप वर्क यानी गहन काम को बढ़ा सकते हैं, और जो शैलो टास्क हैं, उथले काम जो हमारा सारा समय निकल जाते हैं, उन्हें कैसे काबू में करें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ काम के घंटों को गिनने के बारे में नहीं है, ये इस विज्ञान को समझने के बारे में है कि हमारा दिमाग सबसे अच्छा प्रदर्शन कब करता है। सही बात है। तो एक बिना ध्यान भटकाने वाला एकदम सॉलिड डेली शेड्यूल बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम अपने दिन में किन चीजों को रख रहे हैं और किन्हें बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल। स्रोतों में ना काम को दो बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है, डीप वर्क और शैलो वर्क। तो डीप वर्क की परिभाषा क्या हुई है? डीप वर्क वो है जो आप बिना ध्यान भटकाए पूरी एकाग्रता की स्थिति में करते हैं। ये ऐसे काम हैं जो आपकी कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की क्षमताओं को उनकी चरम सीमा तक ले जाते हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत लगती है। हाँ, और दूसरी ओर है शैलो वर्क। अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूँ तो शैलो वर्क हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल जंक फूड की तरह है। जंक फूड, अच्छा एनालॉजी है। हाँ, मतलब ये बार बार ईमेल चेक करना, मीटिंग्स करना या वो लॉजिस्टिक काम जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, ये हमें व्यस्त होने का एहसास तो देते हैं, जैसे पेट तो भर जाता है जंक फूड से, लेकिन इससे कोई असली न्यूट्रिशन या वैल्यू नहीं मिलती। एग्जैक्टली। डीप वर्क नई वैल्यू पैदा करता है। कोई दूसरा इंसान या सॉफ्टवेयर इसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, जबकि शैलो वर्क कोई नई वैल्यू नहीं बनाता। लेकिन यार एक प्रैक्टिकल सवाल है यहाँ, हम शैलो वर्क को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते ना। मतलब अगर मैं अपने बॉस के ईमेल्स का जवाब ही ना दूं तो शायद कल मुझे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। हाँ, और ये एक बहुत ही जायज डर है। सच्चाई ये है कि किसी भी मॉडर्न जॉब में शैलो वर्क को शून्य नहीं किया जा सकता। ईमेल्स या लॉजिस्टिक काम जरूरी होते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इसे लिमिट नहीं करते। विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा समय सिर्फ उथले कामों में बिताता है तो उसकी डीप वर्क करने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो सकती है। हमेशा के लिए? वेट, मतलब लगातार मल्टीटास्किंग करने से हमारे दिमाग की क्षमता परमानेंटली बदल जाती है? हाँ बिल्कुल, और इसके पीछे ना एक न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू मतलब ध्यान का कोई अवशेष बच जाता है? हाँ, सोफी लेरॉय के रिसर्च से ये बहुत अच्छे से समझ आता है। मान लीजिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और अचानक एक ईमेल का नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हैं कि बस एक सेकंड में चेक कर लूं। ठीक है, आप टैब स्विच करते हैं, जो कि हम दिन में 100 बार करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारा दिमाग तुरंत उस नए काम पर 100% स्विच नहीं होता। पिछले काम का एक अवशेष या एक हिस्सा हमारे दिमाग में अटका रह जाता है। मतलब मेरा आधा दिमाग अभी भी उस रिपोर्ट के बारे में सोच रहा है, भले मेरी आंखें ईमेल पढ़ रही हैं। बिल्कुल, और जब आप वापस रिपोर्ट पर लौटते हैं तो दिमाग का कुछ हिस्सा अभी भी उस ईमेल के बारे में सोच रहा होता है। अरे बाप रे! ये बार बार स्विच करना ना दिमाग को फिजिकली थका देता है और हमारी परफॉर्मेंस एकदम गिर जाती है। हमें लगता है हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हम सब कुछ बहुत खराब लेवल पे कर रहे होते हैं। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। हम बस दिन भर अपने अटेंशन रेजिड्यू को यहाँ घसीटते रहते हैं। इसी बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण मुझे जेसन बेन का कहानी में दिखा। हाँ, जेसन बेन का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जेसन एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, और एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो जो काम हफ्तों में करता है उसे एक छोटे से एक्सेल मैक्रो के जरिए कुछ घंटों में ऑटोमेट किया जा सकता है। सही बात है। उसे लगा कि अगर उसका काम एक साधारण सा सॉफ्टवेयर कर सकता है तो उसकी अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है कंपनी में। एग्जैक्टली। तो उसने फैसला किया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामर बनेगा। ये फैसला साहसिक तो था, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। उसे इंटरनेट की भयंकर लत थी। हाँ, मैंने पढ़ा कि वो अपना 98% समय वेब सर्फिंग में निकाल देता था। बिल्कुल, उसका दिमाग अटेंशन रेजिड्यू से इतना भर चुका था कि वो किसी एक चीज पर फोकस कर ही नहीं पाता था। और इसे ठीक करने के लिए उसने जो किया ना, वो किसी तपस्या से कम नहीं था। मतलब उसने अपनी जॉब छोड़ दी और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हाँ, एक ऐसा कमरा जहाँ कोई कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ किताबें, कुछ नोट कार्ड्स और एक हाइलाइटर। उसने हर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज हटा दी जो ध्यान भटका सकती थी। और शुरुआत में ये उसके लिए बहुत ही पेनफुल था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी को ड्रग्स की लत हो और उसे अचानक रिहैब में डाल दिया जाए। हाँ, दिमाग तो बार बार उस जंक फूड की, उस डोपामाइन हिट की मांग कर रहा होगा जो स्क्रॉल करने से मिलता है। बिल्कुल, लेकिन जेसन ने हार नहीं मानी। उसने उस मेंटल फ्रिक्शन को बर्दाश्त किया और धीरे धीरे अपने दिमाग को फिर से ट्रेन किया। और एक टाइम ऐसा आया जब वो दिन में 5-5 घंटे बिना रुके फोकस करने लगा। और पता है इस दर्दनाक प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकला? हाँ, उसने कोडिंग सीखी ना। कोडिंग सीखी, एक बहुत ही मुश्किल बूट कैंप में टॉप किया और उसकी सैलरी सीधे $40,000 से बढ़कर $1,00,000 हो गई। अरे वाह! ये साफ दिखाता है कि फोकस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है जिसे आप जिम जाकर, मतलब मेंटल जिम जाकर मजबूत कर सकते हैं। सही कहा। अब जब हम इसकी ताकत समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि इसे डेली रूटीन में कैसे लाएं। मतलब हर कोई तो जॉब छोड़कर कमरे में बंद नहीं हो सकता। हाँ यार, हम में से ज्यादातर लोगों को EMI भरनी है, बच्चों की फीस देनी है, तो टाइम कैसे निकालें? इसके लिए ना किताब में शेड्यूलिंग की कुछ अलग अलग फिलॉसफीज बताई गई हैं। मुझे पर्सनली लेखक का अपना तरीका बहुत मस्त लगा, जिसे वो जर्नलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं। हाँ, वो पत्रकारिता वाला दर्शन। मतलब दिन में जहां भी जब भी थोड़ा खाली टाइम मिले, चाहे फ्लाइट का वेट कर रहे हो या कोई मीटिंग कैंसिल हो जाए, तुरंत डीप वर्क मोड में चले जाओ।
एकदम उस रिपोर्टर की तरह जिससे डेडलाइन से पहले खबर लिखनी है। ये तरीका बहुत पावरफुल है, लेकिन सबके लिए काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए दिमाग को उथले काम से एकदम गहरे काम में स्विच करने की बहुत पक्की आदत होनी चाहिए। जो लोग नए हैं वो अचानक स्विच नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिमाग तो अटेंशन रेजिड्यू से लड़ रहा होता है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए रिदमिक फिलॉसफी सबसे बेस्ट है, मतलब एक लय बना लेना। जैसे वो ब्रायन चैपल वाला उदाहरण है ना? हाँ, ब्रायन चैपल, उनके पास फुल टाइम जॉब थी, घर में छोटा बच्चा था, उनके पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचने का डिसीजन ही खत्म कर दिया कि वो काम कब करेंगे। उन्होंने एक रिदम सेट कर ली, हर सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक डीप वर्क। बस 2 घंटे, इससे पहले कि घर का कोई उठे या ऑफिस शुरू हो। एग्जैक्टली। और इसी 2 घंटे की लय की वजह से इतनी भयानक व्यस्तता के बावजूद वो हर कुछ हफ्तों में अपनी थीसिस का एक नया चैप्टर लिख लेते थे। वाह, कंसिस्टेंसी खाली टाइम से ज्यादा मैटर करती है। लेकिन शेड्यूलिंग के मामले में मुझे लेखक का एक रूल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लगा। कौन सा? वो कहते हैं कि अपने दिन के हर एक मिनट को शेड्यूल करो, मतलब एक नोटबुक लो, हर घंटे के ब्लॉक बनाओ और हर मिनट को एक टास्क दे दो। ये तो किसी भी इंसान को मशीन बना देगा यार। हाँ, ज्यादातर लोग शेड्यूलिंग को एक जेल की तरह ही देखते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर हम हर मिनट को बांध देंगे तो हमारी क्रिएटिविटी का क्या होगा? ये एकदम नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन लेखक क्लियर करते हैं कि इसका मकसद खुद पर पाबंदी लगाना नहीं है। मान लीजिए आपने शेड्यूल बनाया, लेकिन दोपहर 2 बजे अचानक कोई बहुत ही शानदार क्रिएटिव आइडिया आ गया, तब क्या करें? लेखक कहते हैं कि उस शेड्यूल को तुरंत फाड़ दो और उस नए आइडिया के पीछे लग जाओ। तो फिर उस शेड्यूल को बनाने का फायदा ही क्या हुआ इतनी मेहनत से? फायदा ये है कि शेड्यूलिंग हमें हमारे दिमाग के ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती है। ऑटो पायलट मोड मतलब बिना सोचे काम करना? हाँ, बिना किसी प्लान के हमारा दिमाग हमेशा सबसे आसान काम की तरफ भागता है, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या इनबॉक्स रिफ्रेश करना। हर मिनट का शेड्यूल बनाने का असली मकसद सिर्फ खुद से ये पूछना है कि मेरे पास जो समय बचा है उसका सबसे बेहतरीन उपयोग क्या हो सकता है। अच्छा, तो ये आजादी छीनता नहीं है, बल्कि हमें ये चुनने की आजादी देता है कि हम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, समझ गया। लेकिन एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सच्चाई ये है कि जो शेड्यूल हम सुबह बड़े जोश में बनाते हैं वो सुबह 10 बजे तक ही टूट जाता है। उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, एग्जीक्यूशन सबसे टफ पार्ट है। अगर मैं इसे वजन कम करने से जोड़ूं ना, तो हम अक्सर सिर्फ मशीन पर अपना वजन देखते हैं कि कम हुआ या नहीं। इसे बिजनेस की भाषा में लैग मेजर कहते हैं। जो रिजल्ट आ चुका है, हाँ, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर सच में वजन कम करना है तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आज हमने कितनी कैलोरी खाई या कितनी एक्सरसाइज की। इसे लीड मेजर कहते हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है और इसी सिद्धांत को लेखक ने 4DX यानी 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एक्जीक्यूशन मॉडल से लिया है। तो डीप वर्क में लैग और लीड मेजर क्या होंगे? एकेडमिक दुनिया में लैग मेजर ये होता है कि आपने एक साल में कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। हाँ, लेकिन जब तक पेपर पब्लिश होता है रिजल्ट आपके हाथ से निकल चुका होता है। सही बात है। इसलिए लेखक ने लैग मेजर की टेंशन छोड़ दी और अपना पूरा फोकस लीड मेजर पर लगाया। मतलब वो ये ट्रैक करने लगे कि वो हर दिन कितने घंटे डीप वर्क कर रहे हैं। और पता है उनके ट्रैक करने का तरीका कोई बहुत फैंसी या महंगा ऐप नहीं था। हाँ, मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीका यूज किया। बस अपने मॉनिटर के पास एक कार्डबोर्ड रख लिया। हर हफ्ते वो जितने घंटे डीप वर्क करते उतने टैली मार्क्स पेन से लगा देते और जब कोई माइलस्टोन पूरा होता तो उस निशान को गोल कर देते। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन इस साधारण से स्कोर बोर्ड का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। कैसे? जब हमारा दिमाग प्रोग्रेस देखता है ना, तो वो डोपामाइन रिलीज करता है। जब कार्डबोर्ड पर वो टैली मार्क्स बढ़ते हैं तो वो हमारे ब्रेन के मोटिवेशन सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। अरे वाह! ये विजुअल स्कोरबोर्ड दिमाग को यकीन दिलाता है कि मेहनत का रिजल्ट सामने है और इसी ट्रैकिंग की वजह से लेखक ने अपनी प्रोडक्टिविटी डबल कर ली। एक ही साल में 9 पेपर पब्लिश किए। 9 पेपर? वो भी तब जब वो ये पूरी किताब लिख रहे थे। अनबिलीवेबल। लेकिन यार, एक प्रॉब्लम अभी भी है। अगर हमें उस स्कोरबोर्ड पर डीप ग्रोथ के घंटे बढ़ाने हैं तो हमें अपने दिन से कुछ ना कुछ तो काटना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, शैलो वर्क कम करना पड़ेगा। पर कैसे कम करें बिना इस रिस्क के कि लोग हमें बदतमीज समझें या बॉस हमें फायर कर दे? इसके लिए ना स्रोतों में एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन है, शैलो वर्क बजट। बजट पैसों वाला नहीं, टाइम वाला। हाँ, ये एक कन्वर्सेशन है जो आपको अपने बॉस के साथ करनी चाहिए। आपको अपने बॉस से साफ पूछना चाहिए कि मेरे टोटल वर्किंग आवर्स का कितना % उथले कामों में, मतलब मीटिंग्स और ईमेल्स में जाना चाहिए। ये बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि कोई भी समझदार बॉस ये तो कभी नहीं बोलेगा कि मैं चाहता हूं तुम अपना 100% टाइम सिर्फ ईमेल्स का रिप्लाई करने में निकाल दो। एग्जैक्टली। जब बॉस खुद कहता है कि मान लो 30% टाइम से ज्यादा ईमेल्स में नहीं जाना चाहिए, तो ये उस अनदेखे नुकसान को सामने ले आता है। और फिर कर्मचारी के पास उन फालतू मीटिंग्स को ना बोलने का एक सॉलिड रीजन आ जाता है। बिल्कुल सही। और कुछ कंपनियों ने तो इसे एकदम एक्सट्रीम लेवल पर ट्राई किया है, जैसे 37 सिग्नल्स कंपनी है जिसे आप बेस कैंप कहते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट बहुत क्रेजी था। हाँ, उन्होंने गर्मियों में 4 डे वर्क वीक कर दिया था ना। हाँ, 4 दिन का काम। और प्रोडक्टिविटी पर कोई खास असर नहीं पड़ा, काम फिर भी पूरा हो रहा था। लेकिन उन्होंने एक और बड़ा रिस्क लिया। पूरे जून के महीने में उन्होंने एम्प्लॉइज को शैलो वर्क से पूरी तरह फ्री कर दिया। मतलब कोई मीटिंग्स नहीं, कोई अनिवार्य मीटिंग नहीं, कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं, बस 1 महीना बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपना काम करो। और उसका रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था। उस अकेले महीने में उन्होंने 2 बहुत ही शानदार और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स बना डाले, जो शायद कभी पूरे ही नहीं हो पाते अगर वो लोग रोज की मीटिंग्स में फंसे रहते। उथले काम को हटाने से जो एनर्जी बचती है ना, वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकती है। सही बात है। और इंडिविजुअल लेवल पे लेखक सेंडर फिल्टर का यूज करते हैं। अपनी वेबसाइट पर ही रूल्स लिख दिए हैं कि वो किस तरह के ईमेल्स का जवाब देंगे और किनका नहीं। इससे अनचाहे मेल्स का लोड बहुत कम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद
मुझे हार्वर्ड की प्रोफेसर राधिका नागपाल की स्टोरी पढ़कर थोड़ा डर भी लगा और बहुत इंस्पिरेशन भी मिली। राधिका नागपाल की कहानी सच में बहुत पावरफुल है। मतलब एक जूनियर प्रोफेसर के तौर पर उन पर हमेशा काम का भयंकर प्रेशर रहता था। एकेडमिक्स में तो ये माना जाता है ना कि अगर आप हर कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे, हर जगह नहीं दिख रहे, तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, उस लेवल पर अपने करियर को दांव पर लगाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन राधिका ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तय किया कि वो हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम किसी भी हालत में नहीं करेंगी। उन्होंने अपनी ट्रैवल्स पर सख्त पाबंदी लगा दी, साल में सिर्फ 5 ट्रिप्स। बस 5? हाँ, और उन्होंने ये भी लिमिट कर दिया कि वो कितने पेपर रिव्यू करेंगी। उन्होंने उथले कामों को एकदम बेरहमी से काट दिया, भले ही इससे लोगों को लगे कि वो अवेलेबल नहीं है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये कदम उनके लिए सुसाइडल साबित नहीं हुआ। उनका करियर रुका नहीं, बल्कि आसमान छूने लगा। बिल्कुल। उन्हें टाइम पर टेन्योर मिला, वो बहुत जल्दी फुल प्रोफेसर बन गई। उनका रिसर्च बड़ी बड़ी साइंस मैगजीन्स के कवर पर छपा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी भी नॉलेज वर्कर की असली वैल्यू उसके डीप वर्क से आती है, ना कि हर ईमेल का 5 मिनट के अंदर रिप्लाई करने से। एग्जैक्टली। जब आप बेहतरीन काम करते हैं ना, तो दुनिया आपकी छोटी मोटी अनअवेलेबिलिटी को खुशी खुशी इग्नोर कर देती है। ये बहुत ही जरूरी लेसन है। हमें हर टाइम बिजी दिखने की बीमारी से बाहर आना ही होगा। और ये हमें एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ ले जाता है, दिन का अंत कैसे किया जाए। हाँ, क्योंकि एक फोकस्ड दिन का एंड भी उतना ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि अगला दिन खराब ना हो। बिल्कुल। लेखक इसके लिए फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी फॉलो करते हैं। उनका रूल एकदम पत्थर की लकीर है। वो शाम 5:30 बजे के बाद कोई काम नहीं करते और कोई ईमेल नहीं भेजते। और अपने दिमाग को ये समझाने के लिए कि काम सच में खत्म हो गया है, वो एक बहुत ही कड़ा शटडाउन रिचुअल करते हैं। शटडाउन अनुष्ठान। हाँ, शाम को काम खत्म करने से पहले वो आखिरी बार अपना इनबॉक्स चेक करते हैं ताकि कोई इमरजेंसी मिस ना हो जाए। फिर सारे अधूरे कामों को एक लिस्ट में डालते हैं और अगले दिन का एक रफ प्लान बनाते हैं। और फिर वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। हाँ, वो अपने कमरे में अकेले बैठकर जोर से बोलते हैं, शटडाउन पूरा हुआ या शटडाउन कंप्लीट। सच कहूं तो मुझे थोड़ा फनी लगा। क्या खुद से ऐसे जोर से बात करना सच में जरूरी है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजिकल साइंस काम कर रही है। इसे ज़ेग्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ेग्निक इफेक्ट? ये क्या होता है? 1920 के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट थी, ब्लूमा ज़ेग्निक। उन्होंने वेटर्स के बिहेवियर पर एक स्टडी की थी। उन्होंने नोटिस किया कि वेटर्स को उन ऑर्डर्स की एक एक डिटेल याद रहती थी जिनका बिल अभी तक पे नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन जैसे ही कस्टमर बिल पे कर देता, वेटर्स उस टेबल का सारा ऑर्डर तुरंत भूल जाते थे। ओह, मतलब जो काम अधूरा रहता है वो हमारे दिमाग में अटका रहता है। बिल्कुल। अधूरे काम हमारे दिमाग में ओपन लूप्स बना देते हैं और हमारा अटेंशन खींचते रहते हैं। अगर हम बिना किसी प्लान के अचानक लैपटॉप बंद कर देंगे तो हमारा दिमाग पूरी शाम उन अधूरे ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में ही सोचता रहेगा। मतलब हम फिजिकली घर पर होंगे लेकिन मेंटली ऑफिस में होंगे। हाँ। तो वो जो शटडाउन पूरा हुआ बोलना है ना, वो असल में दिमाग के लिए उस बिल को पे करने जैसा है। ये एक स्विच की तरह काम करता है। अच्छा, तो ये जोर से बोलना दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देता है। एग्जैक्टली। ये दिमाग को यकीन दिलाता है कि काम से जुड़े थॉट्स को अब छोड़ देना एकदम सेफ है, क्योंकि सब कुछ प्लान हो चुका है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि काम के बाद आराम करने से ही हमारा फोकस वापस आता है। मतलब दिमाग को भी रिकवरी की जरूरत है। हाँ, दिमाग एक मसल की तरह है। डीप वर्क का भारी वजन उठाने के बाद इसे रेस्ट की सख्त जरूरत होती है। शाम को काम ना करना कोई आलस नहीं है, ये हमारे न्यूरॉन्स को रिकवर होने का टाइम देना है। ये पर्सपेक्टिव तो पूरी तरह से चीजों को बदल देता है। तो आज की इस डीप डाइव से हमने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बिल्कुल। सबसे पहले डीप और शैलो वर्क के फर्क को समझना और अटेंशन रेजिड्यू से बचना। फिर अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करना ताकि हम ऑटो पायलट मोड से बाहर आ सकें। 4DX मॉडल की तरह एक कार्डबोर्ड स्कोरबोर्ड बनाकर अपने डीप वर्क को ट्रैक करना। हाँ, और अपने बॉस के साथ मिलकर शैलो वर्क का बजट बनाना। और फाइनली शाम 5:30 बजे एक क्लियर शटडाउन रिचुअल के साथ काम को पूरी तरह से बंद कर देना। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है, बल्कि आपके मेंटल स्ट्रेस को भी बहुत कम कर सकता है। एकदम सही। और इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को खत्म करें, मुझे स्रोतों से निकली एक बहुत ही गहरी और बायोलॉजिकल बात श्रोताओं के साथ शेयर करनी है। हाँ, वो माइलिन वाली बात ना। एग्जैक्टली। इस पूरी चर्चा में हमने फोकस के बारे में बात की, लेकिन इसका एक बहुत ही फिजिकल पहलू भी है। जब हम डीप वर्क करते हैं तो हमारे दिमाग में माइलिन नाम के एक सब्सटेंस का स्राव होता है। ये माइलिन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के चारों ओर एक इंसुलेशन या परत की तरह लिपट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली के तारों के ऊपर रबर की कोटिंग होती है। और हम जितना ज्यादा किसी चीज पर फोकस करते हैं, ये माइलिन की परत उतनी ही मोटी होती जाती है। हाँ, और ये परत जितनी मोटी होती है, हमारे दिमाग के सिग्नल्स उतनी ही तेजी से और क्लैरिटी से काम करते हैं। मतलब जब हम फोकस करते हैं तो हम सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते हैं, हम फिजिकली अपने दिमाग के हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग हमारे काम करने के तरीके के हिसाब से खुद को बदल रहा है। तो जरा सोचिए, लगातार हर 2 मिनट में फोन चेक करने वाली, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने वाली और उथले कामों में उलझी हुई हमारी ये जनरेशन अपने दिमाग के साथ क्या कर रही है? ये बहुत ही डराने वाला सवाल है। अगर एकाग्रता माइलिन को मजबूत करती है, तो लगातार ध्यान भटकाना हमारे दिमाग के तारों को कमजोर कर रहा है। क्या हम सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी खो रहे हैं, या फिर हम दुनिया में कुछ भी मीनिंगफुल सोचने और समझने की अपनी बायोलॉजिकल क्षमता को ही हमेशा के लिए मिटा रहे हैं? क्या हम अनजाने में अपने दिमाग को हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहने के लिए ट्रेन कर रहे हैं? हम सबको इस पर गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। और शायद कल सुबह अपने ऑफिस का इनबॉक्स खोलने से पहले थोड़ा समय निकालकर सिर्फ उस काम पर ध्यान दें जो सच में आपके लिए मायने रखता है।